जी, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपने रिमेनिंग टाइम में कैप 3 को किस तरह पास करना है, किस तरह आप लेके चलेंगे ताकि आपके लिए जो है वो कैप 3 को पास करना जो है वो आसान हो जाए। आई कैप ने आपके स्टडी टेक्स्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। डिस्कस करते हैं कि ग्रेड ए, ग्रेड बी, सी के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। ग्रेड ए के अंदर आपके पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर 1, मार्जिन ऑफ ऑप्शन कॉस्टिंग चैप्टर 9, जॉब बैज एंड सर्विस कॉस्टिंग चैप्टर 6, ओवरहेड चैप्टर 3, लेबर चैप्टर 4, 35 to 45 मार्क्स तक इस ग्रेड के अंदर आई कैप ने चीज़ों को रखा है। ग्रेड बी के अंदर आपके पास प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन चैप्टर 5, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस चैप्टर 10, 11, 12, 20 to 30 मार्क्स तक इस ग्रेड में रखा है। लास्ट ग्रेड के अंदर आपके पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट चैप्टर 2, सीवीपी एनालिसिस चैप्टर 13, रेलेवेंट कॉस्टिंग चैप्टर नंबर 14 एंड डिसीजन मेकिंग चैप्टर नंबर 15 जो कि 30 to 45 मार्क्स तक आपके एरिया को कवर करती है। अब डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह जो है वो चीज़ों को रिवाइज करेंगे, किस तरह करेंगे। सबसे पहले ये है कि आपने जितने भी चैप्टर हैं उन सब की एक समरी बनाई हो ताकि आप लास्ट डे पे उसको इजीली जो है वो रिकॉल कर सकें। लेट्स सपोज अगर आप अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स की बात करें तो आपको पता हो कि अगर उसमें रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करना है तो किस तरह करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से करना है तो किस तरह करना है, वो एक फॉर्मेट आपने बना के रखा हो ताकि आप उसको लास्ट डे के अंदर रिवाइज कर सकें। इसी तरह आपको मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर पता हो कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कंट्रीब्यूशन किस तरह निकालनी है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल किस तरह निकालनी है, ओवर एंड अंडर अब्जॉर्ब किस तरह निकालना है, उसका भी आपने पूरा एक फॉर्मेट, उसमें जितनी भी एडजस्टमेंट आती है वो सारी आपने जो है वो एक फॉर्मेट एक पेज के ऊपर लिखी हो। एक पेज के ऊपर आपके पास अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से सवाल करना है किस तरह वो लिखो, एक पेज के ऊपर मार्जिनल कॉस्टिंग से किस तरह सवाल करना है वो लिखा। उसमें जितने भी ओवरऑल सारे एक्सपेक्ट जो आते हैं वो सारे आपने इनकॉर्पोरेट किए ताकि आप लास्ट डे पे इजीली उसको रिवाइज कर सकें। ठीक है। इसी तरह इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो चैप्टर है उसके अंदर आपको पता हो कि ईओक्यू कैसे निकालना है, रीऑर्डर लेवल कैसे निकालना है, बफर स्टॉक क्या है, उन सब के फॉर्मूलेज, उन सब की चीज़ें आपने एक पेज के ऊपर लिखी हो और उसका कोई एक मास्टर क्वेश्चन आपने सॉल्व करके रखा हो ताकि आप लास्ट डे पे इजीली जो है वो उसको रिवाइज कर सकें। इसी तरह प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर आपको FIFO, एफको का पता हो, आपको अब नॉर्मल लॉस का पता हो, नॉर्मल लॉस का पता हो, आपको स्क्रैप का पता हो, अब नॉर्मल गेन का पता हो कि आपने किस तरह इसको इनकॉर्पोरेट करना है, किस तरह लेके चलना है, उसका भी कंप्लीट एक फॉर्मेट FIFO के साथ, एफको के साथ, वर्क इन प्रोसेस के साथ, बाकी चीज़ों के साथ आपने बना के रखा हो ताकि आप उसको लास्ट डे पे इजीली रिवाइज करें और आपके लिए वो बेनिफिशियल रहे। सीवीपी के आपने तमाम फार्मूले एक पेज पे लिखे हों, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस के तमाम फार्मूले आपने एक पेज पे लिखे हों, डिसीजन मेकिंग के जितने भी डिसीजन मेकिंग के वो पार्ट्स हैं, 5 हैं, 6 हैं, वो सारे आपने एक पेज के ऊपर लिखे हों और वो आप इजीली लास्ट डे के ऊपर जो है वो रिवाइज कर सकें। ठीक है। तो इस तरह अगर आपने हर चैप्टर की समरी बना के 1 से 2 पेज के ऊपर लिखी होगी तो आप उसको लास्ट डे में इजीली रिवाइज कर सकते हैं और आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगी और लास्ट में जो है वो आपको फ़ायदा देखी जाएगी। अब डिस्कस कर लेते हैं लेवल 1 लेवल 2 की टेस्टिंग के अंदर। वो ऑलरेडी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी हमारी, वहाँ से आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस ग्रेड में किस किस एरिया को आई कैप ने लेवल 2 की टेस्टिंग के अंदर रखा है और किस किस ग्रेड में किस किस एरिया को आई कैप ने जो है वो लेवल 3 की टेस्टिंग के अंदर रखा है। लेवल जो 2 है उसमें जो ग्रेड सी है वो तकरीबन सारी ही जो है वो टेस्टिंग लेवल 2 के अंदर फॉल कर रही है। जो ग्रेड बी है उसके अंदर सिर्फ एक जो है वो अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन जो है वो T1 की टेस्टिंग के अंदर, बाकी सब जो है वो T2 की टेस्टिंग के अंदर है। इसी तरह ग्रेड 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक जो ये आपके पास प्रोडक्ट जॉब एंड सर्विस है ये T1 की टेस्टिंग के अंदर है। अंडर अब्जॉर्ब ओवरहेड जो है वो आपके पास T1 की टेस्टिंग के अंदर है। तो इस तरह जो है वो आई कैप ने चीज़ों को एलोकेट किया। तो T2 की टेस्टिंग के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत होगी और T1 की टेस्टिंग के ऊपर आपको एज़ कम्पेयर टू T2 कम फोकस करने की जो है वो जरूरत होगी। ये कुछ टिप्स हैं जो आपने लास्ट पर डिस्कस करनी है, ये भी आपको वेबसाइट में मिल जाएंगी, इसको आप रीड कर लें। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करने हैं वो ये है कि लास्ट में जब आप सारी बुक तैयार कर लें अच्छे तरीके से जो है वो आपके ऊपर हर चीज़ के ऊपर आपको फोकस हो और आपने अपने रिवीजन नोट्स बना ली हो जिनको आप लास्ट डे के ऊपर रिकॉल कर सके, तो जब आपकी पूरी तैयार हो जाए तो आप एटलीस्ट मिड मॉक सेशन जरूर ज्वाइन करें सी लर्निंग का। अगर आप वो नहीं ज्वाइन करना चाहते तो एटलीस्ट 2 पास्ट पेपर एक सीटिंग के अंदर बैठकर एक सीटिंग के अंदर बैठ के लाजमी दे। ठीक है। जैसे सितंबर 2023 का एक पूरा पास पेपर एक सीटिंग के अंदर बैठ के दें, फिर मार्च 2023 का पूरा पास पेपर एक सीटिंग के अंदर बैठ के दें। मतलब ये दोनों पेपर आप जो है वो 3-3 घंटे के अंदर इसको सॉल्व करें ताकि आपको पता चल सके कि आपने पेपर प्रेशर को किस तरह हैंडल करना है, आपने चीज़ों को किस तरह हैंडल करना है और आप किस तरह जो है वो इन चीज़ों को लेके चलेंगे। रिविजन प्लान भी आपको वहाँ पर जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। अब थोड़ा सा पेपर को डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर को आपने किस तरह जो है वो अटेम्प्ट करना है, किस तरह आप लेके चलेंगे। आपको इस चीज़ का आइडिया है कि आपके 2 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर जो है
वो 6 क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर, और सेक्शन बी के अंदर जो है वो रिमेनिंग क्वेश्चन है। इसी तरह जो है वो यहाँ पर सब जो है वो लेवल 1 की टेस्टिंग के ही क्वेश्चन जो है वो आई के अपने यहाँ पे पुट डाउन किए हुए हैं। आपने सबसे पहले पेपर को देख लेना है, पेपर को अच्छे तरीके से रीड डाउन कर लेना है, और फिर आपने डिसाइड कर लेना है कि आपने किस क्वेश्चन के ऊपर जो है वो ज़्यादा टाइम लगाना है और किस क्वेश्चन को आपने सबसे पहले सॉल्व करना है। जिस भी क्वेश्चन को आप सबसे पहले सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे लेट्स सपोज आप जो है वो प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 जो कि प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल है, इसको अगर पहले सॉल्व करना चाहते हैं सबसे पहले इसको रीड कर लें और फिर आप आइडेंटिफाई कर लें कि आप कौन कौन सी चीज़ों को कहाँ का एलोकेट करेंगे, किस तरह लेके चलेंगे। ठीक है, हल्की फुल्की जो है पॉइंट डालना, जैसे ये एडजस्टमेंट 1 इससे रेलेवेंट है, एडजस्टमेंट 2 इससे रेलेवेंट है, तो इस तरह के आप पॉइंट डाल के जो है वो पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन लिखना मना है। लेकिन पॉइंट आउट आप कर सकते हैं कि ये चीज़ इससे लिंक कर रही है, ये चीज़ इससे लिंक कर रही है। जैसे आपके पास आंसर स्क्रिप्ट आए तो आप उसके ऊपर जो है उसको सॉल्व करना शुरू कर दें, उसको हल करना शुरू कर दें। तो इस तरह जो है वो आप चीज़ों को लेके चल सकते हैं। अगर आप गौर करें तो कॉस्टिंग के पेपर के अंदर तकरीबन जो है हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही फॉर्मेट जो है वो चल रहा होता है। कुछ होता है कहीं ना कहीं पर जो है वो थोड़ा बहुत ट्रिकी फॉर्मेट होता है, या आपको कोई जो है वो एडिशनल फॉर्मेट अडॉप्ट करना पड़ता है। अदरवाइज जो है वो फॉर्मेट में इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। अगर आपको चीज़ें एलोकेटेड हो, आपको चीज़ों को शॉर्ट आउट करना आता हो, तो आप इजीली जो है वो उनको उनके रेलिवेंट फॉर्मेट्स के अंदर, जैसे प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 के रेलिवेंट फॉर्मेट के अंदर पुट डाउन करके इजीली जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं और इजीली जो है वो आप उसको अपने पेपर को पास कर सकते हैं। अगेन इस पेपर के अंदर भी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हर स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, हर स्टेप बाय स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। तो जो आपको चीज़ समझ आ रही है पेपर के अंदर उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करें, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही उसको अज्यूम करें और आगे मूव ऑन करते जाएं। अपना टाइम जो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, 1.5 से हर मार्क्स को मल्टीप्लाई करें और उतने टाइम के अंदर एलोकेटेड टाइम के अंदर ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगेन लास्ट के ऊपर ये इंस्ट्रक्शंस अच्छे तरीके से रीड कर लें कि आपने हर क्वेश्चन उसका हर पार्ट नए पेज से करना है। टेस्ट सेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम देखने को मिली है कि बच्चे ने हर क्वेश्चन उसका हर पार्ट नए पेज से नहीं किया, ब्लैक नहीं यूज किया। इसी तरह छोटी मोटी मिस्टेक्स जो है वो, जैसे कि रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से रीड ही नहीं किया कि आपसे मांगा क्या गया, जो मांगा गया वो नहीं बताया, बाकी तमाम चीजें जो है वो बता दी। जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर आपसे लेट्स सपोज आपसे जो है वो अब नॉर्मल लॉस को खाली जो है वो फिगर मांगी गई थी, आपने बाकी सारा सॉल्व कर दिया, अब नॉर्मल लॉस की फिगर नहीं दी, अब नॉर्मल गेन की फिगर नहीं दी, तो रिक्वायरमेंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते। स्टूडेंट का माइंडसेट क्या होता है, उसके ज़हन में ये होता है कि अगर मैं रिक्वायरमेंट को पढ़ूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा मेरा टाइम वेस्ट होगा, मुझे मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। नो डाउट आपको मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन जब आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा होगा, अच्छे तरीके से रिक्वायरमेंट ही नहीं पढ़ी होगी, आपको पता ही नहीं है कि आपने सॉल्व क्या करके देना है, उसको आंसर क्या देना है, तो फिर आप किस तरह लेके चलोगे। सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक दफा रीड डाउन कर लो। आपको पता हो कि लास्ट वाली एडजस्टमेंट कहीं 1 वाली के साथ तो नहीं इनकॉर्पोरेट हो रही, 1 वाली एडजस्टमेंट कहीं लास्ट वाली के साथ तो इनकॉर्पोरेट नहीं हो रही। इस तरह की चीजें अगर आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगी तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। फिर आपके माइंड में एक हल्का सा उसका जो है वो स्केच सा तैयार हो जाए कि इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में करना है, इसको जो है वो मैंने रो फॉर्म में करना है, इसको मैंने कॉलम फॉर्म में करना है, इसको मैंने इस तरह करना है। वो हल्का सा एक स्केच आपके ऊपर जब आपके दिमाग में रेडी हो जाएगा, फिर आप उसके अंदर पुट डाउन करते जाओगे। और ये सब चीजें आपको तब आएंगे जब आपने प्रैक्टिस की होगी, जब आपने रिवीजन नोट्स बनाए होंगे, तभी ये चीजें आपके माइंड के अंदर फाइनल एग्जाम के अंदर रिकॉल होंगी। फर्दरमोर फिर भी अगर आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अल्लाह हाफिज़।